नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन है और वो हमारा पेपर 1 का यूनिट 4 है। ओके, तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन में जो अभी बाकी बचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आज के इस वीडियो के बाद हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आज देखने वाले हैं संप्रेषण से संबंधित जो संगठन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के बारे में। तो ये जो सूचनाएं जो प्रसारित करते हैं उस सूचना प्रसारण मंत्रालय के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे आज जो बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन के जो रिलेटेड होते हैं वो इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में बात करने वाले। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यह भारत सरकार की एक क्या है, प्रमुख शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित नयन, कानून निर्माण और यहाँ पर नियम, ओके नियम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करें, संबंधित नियम जो होते हैं उस नियम की बात की। ओके, नियम, कानून निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। ओके, यानी कि ये क्या करती है, सूचना प्रसारण के लिए, फिर प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित जो नियम होते हैं, कानून निर्माण होते हैं इसके संबंधित, और प्रशासन के लिए कार्य करता है। ओके, यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा जिसे कहा जाता है प्रसार भारती, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एवं सूचना प्रभाग का नियमन एवं नियंत्रण करती है। ओके, ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो जो प्रसारण की जो शाखा है जिसे प्रसार भारती कहा जाता है, उसकी जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एवं सूचना प्रभाग है उसका नियमन और नियंत्रण करता है। उसका उद्देश्य क्या है, तो मनोरंजन कराना, राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ओके, तो यहाँ से भी आपको याद रखना है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का उद्देश्य क्या होता है, तो मनोरंजन कराना और राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति क्या करना, लोगों को जागरूक करना। उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं 4 भाग कौन से है। तो सूचना विभाग है, प्रसारण प्रभाग है, फिल्म प्रभाग है और एकीकृत प्रभाग है। ओके, तो ये आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय के 4 प्रभाग है। ओके, फिर से बता दे रही कौन कौन से, सूचना प्रसारण, फिल्म और एकीकृत। ओके, भारतीय प्रेस परिषद समाचार पर के कामकाज पर ये नियंत्रण रखती है, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद जो है, जो समाचार के लिए एक एजेंसी है, उस एजेंसी के कामकाज पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रसार भारती की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रसार भारती के बारे में बताया, जो उसकी यह सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसकी एक क्या है, शाखा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए ये उसकी ये प्रसारण शाखा है। ओके, किसकी, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसकी एक ये शाखा है प्रसार भारती। चलिए प्रसार भारती के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रसार भारती जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि प्रसार भारती जो है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके नाम से जानते हैं और भारत के एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। ओके, प्रसार भारती जो है वो सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और उसमें मुख्य रूप से दो प्रसारण शामिल है। एक है हमारा दूरदर्शन और दूसरा है आकाशवाणी, ये दोनों इसके भाग है। ओके, किसके भाग है, तो ये दोनों प्रसार भारती के भाग हैं। प्रसार भारती का गठन कब हुआ, तो 23 नवंबर 1997 में उसका गठन किया गया और प्रसारण संबंधी जो मुद्दों पर सरकारी प्रसारण संस्थानों को स्वायत्ता देने के मुद्दे पर संसद में काफ़ी बहस के बाद इसका गठन किया गया था। ओके, संसद ने इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया था
लेकिन इसे अंततः 15 अगस्त 1997 में लागू किया गया। ओके, ये एक अधिनियम 1990 में इसके लिए पारित किया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी कि 7 साल के बाद यहाँ पर देखा जाए तो 7 साल का डिफरेंस रहता है। तो 15 सितंबर 1997 में इसे उस अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। उस अधिनियम को पारित करने के बाद लागू किया गया, पारित कब किया गया, तो 1990 में पारित किया गया अधिनियम को। और उस अधिनियम को लागू कब किया गया, तो 15 सितंबर 1997 में उसे लागू किया गया। और उसका गठन कब किया गया, तो 23 नवंबर 1997 में किया गया। ये आपको याद रखना है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष मृणाल पांडे है। ओके, और उसके जो सीईओ है वो है जवाहर सरकार है। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन है, मृणाल पांडे है, और सीईओ कौन है, जवाहर सरकार है। ओके, चलिए। प्रसार भारती का जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, और इसके दो मुख्य घटक है, मैंने बताया, आकाशवाणी और दूरदर्शन। ओके, और उसमें क्या होता है, प्रसार भारती में एक अध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य कार्यकारी होते हैं, एक वित्त सदस्य होते हैं, और 6 अंशकालीन सदस्य होते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, यानी कि एक अध्यक्ष, एक मुख्य अधिकारी, एक वित्त सदस्य, और एक आपके 6 आपके अंशकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 3 साल का होता है। और यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दूं कि डीटीएच, तो डीटीएच का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डायरेक्ट टू होम। ओके, डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम। सेवा का प्रारंभ प्रसार भारती के द्वारा किया गया था। कब किया गया, 16 दिसंबर 2004 में किया गया। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच जिसे हम कहते हैं, उसका प्रारंभ कब किया गया, तो 16 दिसंबर 2004 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो प्रसार भारती के द्वारा किया गया। ओके, चलिए। तो ये बात ही प्रसार भारती के बारे में। अब देखिए, प्रसार भारती के 2 घटक है, कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आकाशवाणी के बारे में। तो 1927 में मुंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। यानी कि मुंबई और कलकत्ता में 2 प्राइवेट कंपनियां थी, उनके 2 ट्रांसमीटरों के द्वारा क्या किया गया, ये आकाशवाणी की स्थापना की गई। कब की गई, 1927 में की गई, जिसे 1930 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ओके, यानी कि यहाँ पर जो 2 प्राइवेट कंपनी वाले थे वो इस आकाशवाणी का खुद से क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इसका ट्रांसमीटर करते थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ से हमें कुछ जानना अच्छा मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि गवर्नमेंट ने इसे अधिग्रहण कर लिया। कब किया, 1930 में कर लिया। ओके, और 1936 में क्या हुआ, उसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। ठीक है, 1936 में वो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी गई। और फिर 1956 में उसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और 1936 में जो आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया, और 1956 में उसे आकाशवाणी के नाम से जाना गया। ओके, उसका लक्ष्य क्या है, तो ये लक्ष्य भी आपको, उसका जो स्लोगन होता है वो भी आपको याद रखना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओके, उसके बाद 1 अप्रैल 2004 में किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत आकाशवाणी से की गई, और उसमें 12 केंद्र रखे गए थे। ओके, 12 केंद्रों पर किसान वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया आकाशवाणी की मदद से। ओके, कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2004 में। फिर 13 जनवरी 1973 में क्या हुआ, एफएम की शुरुआत आकाशवाणी से की गई। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, एफएम की शुरुआत कब हुई, तो 13 जनवरी 1973 में हुई। ओके, यानी कि 1973 में हुई। ओके, चलिए। उसके बाद आकाशवाणी और इग्नू ने मिलकर ज्ञानवाणी चैनल
शुरू की। देखिए ये भी आपको याद रखना है। तो ज्ञानवाणी केंद्र चैनल, ज्ञानवाणी क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको कुछ कथन दिए जाएंगे तो कथन में इस तरीके से आपको दिया जाएगा ज्ञानवाणी एक चैनल है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञानवाणी आखिर है क्या। तो ज्ञानवाणी जो है वो एक चैनल है। ओके, और किसके द्वारा शुरू की गई, तो आकाशवाणी और इग्नू। ओके, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का फुल फॉर्म होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये आपको नाम भी याद रखना है। तो इग्नू और आकाशवाणी ने दोनों ने मिलकर क्या किया, ज्ञानवाणी चैनल शुरू किया। अब देखिए ज्ञानवाणी चैनल में क्या आता था, तो शास्त्रीय संगीत, कक्षा शिक्षण, फिर विज्ञान और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए गए, यानी कि यहाँ पर कला और शिक्षण के अधीन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। किसमें, ज्ञानवाणी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 6 आकाशवाणी केंद्र, जब शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुए है तो स्वतंत्रता के बाद तुरंत की बात की जाए तो यहाँ पर 6 आकाशवाणी केंद्र खोले गए थे और 11% लोगों तक इसकी पहुँच थी। ओके, और यहाँ पर उसके बाद अभी के समय की बात की जाए तो अभी इसके केंद्र कितने हैं, आकाशवाणी के 215 सेंटर है। ओके, तो ये भी याद रखने हैं कि आकाशवाणी के सेंटर कितने हैं, तो 215 है। ओके, और यहाँ पर अभी जनसंख्या तक इसकी पहुंच कितनी है, तो 99.1%। इस समय आकाशवाणी का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, तो विविध भारती है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशवाणी का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, तो विविध भारती है। चलिए, ये थी बात आपको आकाशवाणी की। अब आते हैं दूरदर्शन पर। तो दूरदर्शन अभी के हाल में सबसे बड़ा चैनल माना जाता है। ओके, सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, तो दूरदर्शन है। दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 में हुआ था और आकाशवाणी भवन में दिल्ली में किया गया था। यानी कि आकाशवाणी के क्षेत्र में ही, उसके अंडर में ही ये दूरदर्शन केंद्र स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 15 सितंबर 1959 को। कहाँ पर, तो दिल्ली में। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1965 में दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पर क्या आता है, तो न्यूज़ आते हैं ना, समाचार बुलेटिन आते। तो समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रसारण उसका कब शुरू किया गया, तो 1965 में दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। जिसकी प्रथम रीडर कौन थी, तो प्रतिभा पुरी थी। ओके, तो जो समाचार बुलेटिन जो प्रसारित होते थे उसकी जो रीडर होती थी, वो रीडर, सबसे पहली रीडर अगर पूछा जाए तो प्रतिभा पुरी। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूरदर्शन की मुंबई में 1972 में स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई। देखिए 1972 के पहले क्या था, वो आकाशवाणी के साथ में रहकर वो दूरदर्शन प्रसारित किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद दूरदर्शन की मुंबई में, ओके, देखिए आकाशवाणी कहाँ पर है, तो आकाशवाणी हमारी दिल्ली में है ना, तो मुंबई में अब दूरदर्शन की स्थापना की गई और स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई। ओके, और कब की गई, 1972 में। 1972 के पहले क्या था, वो आकाशवाणी के साथ में मिलकर उसका कार्य प्रसारित होता था। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि सबसे पहला रंगीन प्रसारण की शुरुआत दूरदर्शन पर कब हुई थी। तो यहाँ पर 1982 में रंगीन प्रसारण की शुरुआत दूरदर्शन में की गई थी और जो नई दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन किया हुआ था, उस आयोजन के दौरान रंगीन प्रसारण की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है, 1982 में। ओके, 1982 के पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट में सारे जो भी कार्यक्रम आते थे वो ब्लैक एंड वाइट में आते थे। लेकिन 1982 में क्या हुआ कि नई दिल्ली में एशियाई खेलों को आयोजित किया गया था और उसी एशियाई खेलों के आयोजन के वक्त रंगीन प्रसारण सेवा शुरुआत की गई थी। ओके, उसके बाद देखते हैं तो 26 जनवरी 2000 से शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन का आरंभ हुआ। ओके,
तो 26 जनवरी 2000 से ज्ञान दर्शन का आरंभ हुआ। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञान दर्शन क्या है, तो एक शैक्षणिक चैनल है और उसका आरंभ कब हुआ, तो 26 जनवरी 2000 से हुआ। ओके, और क्या किस में हुआ, तो दूरदर्शन के माध्यम से हुआ। ओके, चलिए उसके आगे देखते हैं। ज्ञान दर्शन चैनल इग्नू और MHRD के सहयोग से संचालित है। तो देखिए ये दूरदर्शन पर बताया जाता है ज्ञान दर्शन चैनल, और वो भी किसके द्वारा, तो इग्नू और MHRD जो है हमारा वो MHRD अभी के हाल के समय में उसे शिक्षा मंत्रालय नाम उसका कर दिया गया है। जो MHRD नाम था उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसे उसका नाम बदलकर अभी के हाल के समय में शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो ये जो शिक्षा मंत्रालय और इग्नू की सहायता से यहाँ पर ज्ञान दर्शन चैनल को संचालित किया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं 15 अगस्त 2014 से दूरदर्शन पर UGC के कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है। देखिए कभी भी UGC के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कहीं भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर UGC के कार्यक्रम का प्रारंभ दूरदर्शन पर कब हुआ, तो 15 अगस्त 2014 से हुआ। ओके, किसानों को कृषि संबंधित जो आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 26 मई 2015 को DD किसान चैनल की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि DD किसान चैनल की शुरुआत कब की गई, तो DD किसान चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 को की गई। ओके, किसके द्वारा, तो दूरदर्शन के द्वारा की गई। किस उद्देश्य से, तो किसानों को कृषि संबंधित आवश्यक जानकारी मिल सके उस उद्देश्य से। ओके, तो ये थी बातें दूरदर्शन की। चलिए बाकी देखते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रेस एवं प्रिंट मीडिया क्या है। ओके, तो देखिए प्रेस एवं प्रिंट मीडिया के बारे में देखिए तो 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1956 को भारत की समाचार पत्र पंजीयक या प्रेस पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। ओके, तो ये जो भारत के जो समाचार पत्र पंजीयक या फिर उसे प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है, उसका जो कार्यालय है वो कब अस्तित्व में आया, तो 1 जुलाई 1956 में आया। और इसकी जो प्रथम प्रेस आयोग की जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर ये अस्तित्व में आया। ओके, दिल्ली में 11 भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ, और महाराष्ट्र में 10 भाषाओं में हुआ, केरल तथा कर्नाटक में 9 और पश्चिम बंगाल में 7 भाषाओं में उसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। जो पत्र पत्रिकाओं था उसकी बात की जाती है। ओके, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्रों का पंजीकरण हुआ। महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहा बॉम्बे समाचार जो है वो देश का सबसे पुराना अखबार है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश का सबसे पुराना अखबार कौन सा है, तो बॉम्बे समाचार आएगा। ओके, और कहाँ से प्रकाशित होता है, तो महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं पत्र सूचना कार्यालय के बारे में। तो पत्र सूचना जो कार्यालय होती है वो सरकार की जो नीतियाँ होती है, कार्यक्रम पहल होते हैं, जो भी पहल करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली एजेंसी है। ओके, तो यहाँ पर पत्र सूचना जो कार्यालय है वो क्या है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसे कहते हैं। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो एक एजेंसी है और वो क्या कार्य करती है, तो सरकार की जो नीतियाँ होती है, उनकी जो पहल होती है, उनकी जो योजनाएं होती है, उनकी जो उपलब्धियाँ होती है, उनके बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रिक जो मीडिया है उनको सूचना देने का काम करती है। प्रेस की जो विज्ञप्तियाँ होती है, प्रेस नोट होती है, फिर विशेष लेख होते हैं, फिर संदर्भ सामग्री होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, उन सभी के संवाददाता सम्मेलन है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, प्रेस के जो दौरे होते हैं, दौरे किए जाते हैं, वो दौरे कार्यालय की जो वेबसाइट के माध्यम से इसे सूचना को क्या किया जाता है, सभी जगह
पहुंचाया जाता है। यानी कि प्रेस के यानी कि जो मीडिया की जो भी नोट्स हैं, मान लीजिए प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस नोट है, फिर जो विशेष लेख होते हैं, संदर्भ सामग्री होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उन सभी को जो संवाददाता का जो सम्मेलन होता है उसमें या फिर साक्षात्कार, प्रेस दौरे और कार्यालय की जो भी वेबसाइट है उनके माध्यम से लोगों तक ये सारी बातें क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है। ओके, इससे इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए प्रमुख सूचना कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। ओके, ये केंद्र सरकार की जो भी कार्यालय है उन सभी कार्यालयों के लिए सूचना कार्यालय के रूप में ये कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं समाचार एजेंसियाँ की बात करते हैं तो न्यूज़ एजेंसी कौन कौन सी है, तो 4 न्यूज़ एजेंसी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो दूसरी है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तीसरी है गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल, और चौथी है भारतीय प्रेस परिषद। ओके, तो ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, और जो बिना किसी लाभ के चलाई जाने वाली सहकारी संस्था है। क्या है, सहकारी संस्था है। ओके, बिना किसी लाभ के काम करने वाली ये सहकारी संस्था है। और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 अगस्त 1947 में हुई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ी एजेंसी है। ये किसी भी प्रकार का लाभ ढूंढे बिना ही ऐसे ही चलाने वाली सहकारी संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसकी जो सेवाएं इसने जो अपनी सेवाएं प्रारंभ की वो कब से की, तो 1 फरवरी 1949 से ओके 1 फरवरी 1949 से इसने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर ली थी। किसने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। चलिए उसके बाद देखते हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया इसकी स्थापना थी वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और ये कंपनी कानून के तहत 19 दिसंबर 1959 ओके, तो 19 दिसंबर 1959 को इसकी जो कानूनी तहत से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, पहले उसकी स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुई, और 1956 के कंपनी कानून के तहत 19 दिसंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई। ओके, 1982 में इसने पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, यूनिवार्ता। तो यूनिवार्ता जो हिंदी तार सेवा है ये क्या है, हिंदी तार सेवा है, ये भी आपको याद रखना होगा। यूनिवार्ता क्या है, तो हिंदी तार सेवा है। ओके, तो ये हिंदी तार सेवा है। उसका आरंभ कब किया गया, 1982 में किया गया। ओके, किया गया, जो भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। ये जो यूनिवार्ता हिंदी तार सेवा है वो भारत की सबसे पहली हिंदी समाचार एजेंसी है। यूएनआई विश्व की सबसे बड़ी, यूएनआई यानी कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व के समाचारों को क्या करती है, वितरित करती है। ओके, उसके बाद चले देखते हैं गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के बारे में। तो यह गुट निरपेक्ष देशों की समाचार जो एजेंसियों के बीच समाचार का क्या करती है, आदान प्रदान करने की व्यवस्था करती है। और यह 1976 में उसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1976 में हुई थी। और पूल के समाचार 4 भाषाओं में प्रेषित किए जाते हैं। कौन से, एक तो इंग्लिश है, फिर स्पेनिश है, ओके स्पेनिश है, और फिर फ्रेंच है और अरबी है। ओके, तो ये 4 भाषाओं में इसकी जो भी समाचार होते हैं वो प्रेषित किए जाते हैं गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी के द्वारा। ओके, चलिए
इसके बाद देखते हैं भारतीय प्रेस परिषद। इसकी स्थापना समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता होती है उसकी रक्षा करने के लिए भारत में जो समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियाँ होती है उसके स्तर को बनाने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और इसमें भी सुधार लाने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो देखिए जो भारतीय प्रेस परिषद है उसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है, ये आपको याद रखना है। ओके, संसद के एक अधिनियम के तहत की गई एजेंसी कौन सी है, वो भारतीय प्रेस परिषद है। ओके, और इसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य मानो या फिर इसका कार्य क्या है, तो जो समाचार पत्र है उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, समाचार पत्र जो होते हैं और समाचार एजेंसियाँ होती है उसके स्तर को बनाने के लिए और उसमें जो भी कुछ सुधार लाने की ज़रूरत होती है तो उस सुधार लाने के उद्देश्य से इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके क्या होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और परिषद की जो भी आय होती है वो अपनी स्रोत में से ही होती है और ये पंजीकृत समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों से शुल्क वसूल करती है। जो भी समाचार पत्र होते हैं, जो समाचार एजेंसियाँ होती है उससे वो क्या करती है, ये भारतीय प्रेस परिषद शुल्क वसूल करती है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ संप्रेषण से संबंधित संगठन संस्थाओं के बारे में बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।